नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और उसमें भी यूरोपियों का भारत में आगमन और उसके बाद में कर्नाटक युद्ध के बारे में रिवाइज कर चुके हैं। वैसे आज जो हम लोग जो है मुगलों के पतन के बारे में चर्चा करेंगे। मुगलों के बारे में या मुगलों के पतन के बारे में हमने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से कह सकते हो मुगलों के पतन के बारे में विस्तृत रूप से जान सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जो है मुगलों के पतन के बारे में कह सकते हैं क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, मुगलों के पतन में सब मैंने जो है इसको दो भागों में बांटा है, एक आंतरिक कारण और दूसरे जो है बाह्य कारण। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आंतरिक कारण की, कि क्या कारण रहे कि मुगलों का पतन हो गया। कह सकते हो कि जो है मुगलों ने 1526 से युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, वहां से धीरे धीरे नींव डाल दी और कैसे फिर अचानक एक टाइम ऐसा आता है कि मुगलों का पतन हो जाता है, उसके बारे में समझना है। सबसे पहले बात आती है सैन्य कमजोरी। आप समझें कि सैन्य कमजोरी कैसे आई। तो सबसे पहली बात तो यही है कि सैन्य कमजोरी को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले इससे जोड़ते हुए चीजें आपको समझना है। जागीर संकट, जागीर संकट से समझ जाएंगे सैन्य कमजोरी क्या थी। जागीर संकट में क्या था, आप सभी को पता है कि चाहे वो शाहजहां हो, चाहे वो जहांगीर हो, हुमायूं हो, इन लोगों ने बहुत ज्यादा इमारतें बनवाई हैं। इमारतों बनवाने या कह सकते हो इमारतें बनवाने में इतना ज्यादा खर्च किया पैसा, जागीरें इतना ज्यादा खत्म की कि आखिरी में इनके पास पैसा नहीं बचे। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, अन्य इतनी इमारतें बनवाई, जिसके चलते इनके पास धन नहीं बचा था और जागीर संकट आ गया था, एक समय ऐसा हुआ था। और उसके अलावा दूसरी बात है ये कि सेना को वेतन मिले नहीं पा रहा था, तो बहुत से सैनिक अपना पद छोड़ रहे थे, तो सैन्य कमजोरी आएगी ही। तो आपको इससे चीजें जोड़ते हुए सैन्य कमजोरी के बारे में सीखना है। और क्या है, साथ ही साथ में पता चला कहीं युद्ध लड़ने जाते थे मुगल, अब पता चला युद्ध एक लड़ेगा, उनके साथ 10 आदमी और जा रहे हैं जो उनकी सेवा के लिए जाएंगे। एक उनको खाना बनाएगा, एक उनकी सेवा करेगा, इस तरीके से बहुत से लोग जाते थे। अब खर्चा एक आदमी का है, उसके साथ 10 आदमी और गए तो उनका भी खर्च बढ़ जाएगा, जिसके चलते जो है धीरे धीरे सैन्य कमजोरी आई। दूसरा है गुटबंदी। अब क्या था, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद में मुगल साम्राज्य में जो है गुट शुरू हो गए, चाहे वो तुरानी दल हो, अफगानी दल हो, ईरानी दल हो, हिंदुस्तानी दल हो। ये 4-5 दल थे, ये अपने को जो है आगे बढ़ाने के लिए गद्दी सौंपना चाहते थे खुद को। इसीलिए आप जुल्फिकार खां का नाम सुने होंगे, इसी तरीके से हसन अली या कह सकते हो अब्दुल्ला, ये सभी लोग जो है राजा पे अपना पूरा वर्चस्व जमा लिए थे और अपने अनुसार जो है जो बादशाह होता था उसको चला रहे थे, जिसके चलते मुगल पतन जल्दी से जल्द हो गया। इसके अलावा औरंगजेब की नीतियां बहुत ही गलत थी। कह सकते हो उसने जो है अधिकतर जितने भी लोग थे जो उनको कह सकते हो मुगलों के सहायक थे, उनसे भी दुश्मनी ले ली थी। चाहे वो बुंदेला विद्रोह रहा हो, राजपूत विद्रोह रहा हो, सतनाम विद्रोह रहा हो, इस तरीके से कई विद्रोह। और साथ ही साथ औरंगजेब जो है कह सकते हो हाथ धो के पीछे पड़ा था गोलकुंडा वाले क्षेत्र में, और गोलकुंडा बीजापुर वाले क्षेत्र में, क्योंकि जो औरंगजेब था ये शिया था और गोलकुंडा और बीजापुर में सुन्नी रहते थे। ये गोलकुंडा और बीजापुर को अपने शासन में मिलाना चाहता था, ये कह सकते हो अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, जिसके चलते पीछे पड़ा था। पूरा युद्ध कह सकते हो पूरी जिंदगी वहीं ज्यादातर काट दी, जिसके चलते इसकी गलत नीतियों ने इसको पराजित कर दिया, अपने दोस्तों को ही इसने दुश्मन बना लिया, जिसके चलते मुगलों का पतन बहुत जल्दी हो गया। इसके बाद में अच्छे जहाजों का अभाव। अच्छे जहाजों का अभाव का मतलब है कि व्यापार होता था, अब अच्छे जहाज नहीं होंगे तो आप व्यापार कैसे कर पाएंगे। तो एक कारण ये भी रहा, अच्छे जहाजों का अभाव। अगला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नए साम्राज्यों का उदय। आप सभी को पता है कि मुगल के सामने चाहे वो सिख साम्राज्य हो, चाहे मराठा साम्राज्य हो, ये सब बहुत अधिक हावी हुआ करते थे। अगर इधर जो है कहा जाता है कि अगर मराठे लोग के ऊपर जो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण ना हुआ होता तो मुगल खत्म हो गए होते और मराठा साम्राज्य पूरा जो है भारत में फैला होता। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, जिसके चलते मराठा बहुत कमजोर हो गए थे। तो नए नए साम्राज्य स्थापित हो गए, जिसके चलते मुगलों का वर्चस्व जो था वो धीरे धीरे फीका पड़ गया। एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। आपने नाम सुना होगा बाजीराव प्रथम, उन्होंने तो गद्दी पे बिठा दिया था। आगे बात करें कमजोर उत्तराधिकारी, जो सबसे मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है, कमजोर उत्तराधिकारी। देखो, आप अगर सक्षम हैं तो आप पूरे देश को अपने अनुसार चला सकते हैं। अब पता चला आप ही सक्षम नहीं है तो कैसे हर चीज जो है अपने अनुसार मुताबिक जो है हैंडल करेंगे।
इधर कमजोर उत्तराधिकारी की बात करें तो देखो बहादुर शाह प्रथम जो था वहां तक तो शासन सही चलता है। इसके बाद जहांदार शाह में धीरे धीरे जुल्फिकार खान के हाथ में गद्दी आ जाती है। इसके बाद में आपने नाम सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, इस तरीके से अकबर द्वितीय, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, ये सब जो है बहुत ही कमजोर शासक थे और इनसे धीरे धीरे गद्दी छिनती गई और अंग्रेजों के हाथ में गद्दी पूरी आ जाती है। एक समय ऐसा आता है। तो ये तो कारण हुए आंतरिक कारण। इसी तरह का बाह्य कारण की बात करें तो मैंने बताया ना कि अगर जो है मुगल वंश मराठा पे अगर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण ना हुआ होता तो पूरे भारत में मराठों का साम्राज्य होता। तो मराठा लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि जो मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे उनके सामने फीका पड़ गया। इसके बाद में अगला आता है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह यहाँ से बहुत कुछ लूट के ले गया था। अगर वर्तमान की बात करें तो लगभग 70-80 क्या 1 अरब की संपत्ति यहाँ से ले गया था। उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। जितना सा था, आपने नाम सुना होगा कोहनूर हीरा, वो भी ये लिए चला गया था। मयूर सिंहासन कह सकते हो। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। उस समय उसने बढ़ई, हाथी, घोड़ा, क्या क्या नहीं ले गया, हर चीज ले गया था यहाँ से नादिर शाह का आक्रमण, जिसके चलते मुगल का धीरे धीरे पतन हुआ। और लास्ट पॉइंट जो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, जो बहुत ही कम से कम 7 बार इसने अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठों पर आक्रमण किया है। और यहां से हर बार वो आता था और कुछ ना कुछ ले जाता था। अब आप समझे, आपके पास जो संपत्ति है वो तो एक लिमिटेड है कि उतना ही संपत्ति, उसी में काम चलाना, और उसी से धीरे धीरे वो संपत्ति कौन ले जा रहा है? पहले तो नादिर शाह ले गया और उसके बाद में बचा कुचा अहमद शाह अब्दाली ले गया। तो भारत में ज्यादा संपत्ति बची नहीं, सब विदेशी ही लोग या कह सकते लुटेरे लोग या बाहर के आक्रमणकारी ही सब लूट ले गए। तो भारत में संपत्ति रही नहीं थी। देखो, शासन को चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है और पैसा जब या कह सकते हो संपत्ति रहेगी नहीं तो कैसे शासन चलेगा। अगर मान लो पैसा नहीं है तब भी अगर आपके वफादार लोग हों, देख रहे हो इधर गुटबंदी हो गई है, इधर जो है जागीर संकट आ गया है, सैन्य कमजोरी आ गई है, तो कैसे साम्राज्य कोई ज्यादा दिन तक स्थापित रह सकता है? तो इस तरीके से मुगलों का पतन हो जाता है। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कमजोर उत्तराधिकारी के बारे में। जितने 10-11 शासक रहे हैं, कह सकते हो उत्तरकालीन जो है मुगल शासक जितने रहे हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं आप सभी को फिर पुनः बताना चाहूंगा कि मैंने मुगलों के पतन के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ाया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।